ये जो गूगल लिंक क्या होता है, गूगल मीट होता है ऐप, क्या है ये? जब आप लैपटॉप पे लिंक करते हैं तो वीडियो कैमरा इसका वो वीडियो थ्रू हो जाती है। हो गूगल मीट कोई ऐप है। मैंने एक मीटिंग करनी, मुझे लिंक आया हुआ है गूगल मीट का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट मुझे बता दें कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आपको? जी उमर। सर क्लियर आ रही है। ओके, क्लोज कर। अच्छा जी, हमने आगे चलना है। जो कुछ पीछे हम पढ़ चुके हैं इसमें आपको पढ़ते हुए या एग्जांपल्स को रिकॉल करते हुए कोई प्रॉब्लम, कोई इशू आया तो आप डिस्कस कर सकते हैं, वरना फिर हम आगे चलें। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा जी, पीछे 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 पीछे, ये हो नहीं गया था, यहाँ से शुरू करना है। ये क्या कह रहे हैं, हैंड क्या किसने रेज किया? जी उमर। कोई नहीं जी, ये कौन है? जी उमर। सर ये जो हमने स्टेप नंबर 1 पढ़ा था ना, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट्स विद द कस्टमर। सर उसमें ना हमने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता अगर दोनों पार्टी के पास इन्फोर्सेबल राइट हो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने जी का। बिल्कुल। तो और ऊपर हमने पढ़ा था हम इसको कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करेंगे और इसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज भी करेंगे अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाए और जो कंसिडरेशन है वो नॉन रिफंडेबल हो। जी बिल्कुल। तो सर ये टर्मिनेशन कौन सी है? एक तो मेरे पास इन्फोर्सेबल राइट है ना सर, मैं वॉलंटरीली इसको टर्मिनेट करता हूँ तो वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। हम्म तो सर यहाँ पे उसी तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट उसी करता की है। बात हो रही है कि बेसिकली उस वक्त तक हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, हम कोई रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई कंसिडरेशन आई हुई है, वो लायबिलिटी ट्रीट हुई होगी, क्योंकि आपको एडवांस मिला हुआ है, आपने भी काम किया नहीं है और आपके पास इन्फोर्सेबल राइट थे उसको टर्मिनेट करने के, आपने टर्मिनेट कर दिया, तो वो लायबिलिटी अब आपका रेवेन्यू बन जाएगी। मैंने आपको पैसे दिए भाई, ये काम करना है, लेकिन राइट भी है मेरे पास टर्मिनेशन का, वो आपके पास जब आएंगे आप उसे लायबिलिटी ट्रीट करेंगे। और जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा उस दिन क्या होगा, उस दिन वो जो आपके पास पैसे पड़े हुए हैं वो नॉन रिफंडेबल हैं, आप उसे अपनी इनकम बना लेंगे। तो वो कह रहा है कि उसे हमने रेवेन्यू ट्रीट करना सही हो गया सर, ठीक है सर, थैंक है। यू सो चलें, मच। क्लोज करें। अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के ऊपर हमने बात करनी है अब। ठीक है, कॉस्ट माइट बी इनकर्ड इन ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट एंड इन फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। देखें, हम हम रेवेन्यू रिकग्निशन की बात कर रहे हैं। आईएफआरएस जो है वो बेसिकली रेवेन्यू रिकग्निशन के ऊपर है, लेकिन रेवेन्यू रिकग्निशन के अंदर जो कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से। क्योंकि मैंने अगर उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है तो मैंने उसकी कॉस्ट भी रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, तो वो बताने ये लगा है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, देखें, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। एक होती है कॉस्ट टू ऑब्टेन द कॉन्ट्रैक्ट और एक होती है कॉस्ट टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि मैंने किसी जगह अप्लाई किया, मुझे कोई फीस जमा कराना पड़ी, मैंने कोई बंदा भेजा, वहां पर अपनी प्रपोजल सबमिट करवाई, उस बंदे के आने जाने का खर्चा लगा, मैंने कोई कंसल्टेंट एंगेज किया, उससे मैंने वो प्रपोजल बनाई कि यार ये काम मैंने लेना है, तो आप मुझे एक प्रपोजल बना के दें।
तो वो जो उस प्रपोजल से डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो क्या हैं, वो बेसिकली कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट है। अब वो मुझे फर्ज करें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, अब मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को बकायदा परफॉर्म करना है, तो वो उसके लिए मुझे कोई मटेरियल खरीदना है, कोई लेबर देनी है, ठीक है। तो अगर सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट है तो मुझे किसी के सर्विसेज लेके आगे सर्विसेज देनी है, तो मुझे कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो वो वाली जो कॉस्ट होगी उसे कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। सो देयर आर टू टर्म्स, वन इज कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर इज कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। इनके ऊपर अब हम कुछ डिस्कशन करने लगे हैं कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर मेरी ऑलरेडी कोई कॉस्ट लग रही है, लाइक मेरे पास एक एम्प्लॉई है, वो मेरा परमानेंट एम्प्लॉई है, मैं उसे सैलरी देता हूँ 50,000 पर मंथ। मेरे पास एक प्रपोजल आ जाता है, मैं उसे कहता हूँ इस पे काम करो, प्रपोजल बना के भेजना है, ये काम लेना है, ठीक है। अब अगर उसके उस महीने के आधे दिन उस प्रपोजल बनाने पे लगे हैं तो वो मेरी कॉस्ट तो है, लेकिन क्या ये कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट है, क्या ये कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग ए कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? इस चीज का तयन कैसे होगा? इस चीज का तयन ऐसे होगा कि मैंने ये देखना है कि अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई ना करता तो क्या फिर भी मुझे इसे कॉस्ट देनी पड़ती? फिर भी देनी पड़ती, सैलरी देनी पड़ती, क्योंकि वो मेरा परमानेंट एम्प्लॉई है। लिहाजा उसकी वो जो सैलरी है उसे हम कॉस्ट का हिस्सा नहीं गिनेंगे। लेकिन अगर मैंने बंदा ही को इसलिए एंगेज किया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट, वो प्रपोजल बनाएगा कॉन्ट्रैक्ट के लिए और उसे मैं पे करूंगा, तो उसको जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ वो क्या है? दैट इज बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। ठीक है, देखें जरा, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग ए कॉन्ट्रैक्ट, द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग ए कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट। उनको मैंने एसेट ट्रीट करना है, वो इन्वेंट्री का हिस्सा बन जाएंगे। जब मैं किसी को कोई चीज बेचता हूँ तो वो जो कॉस्ट होती है उसके ऊपर लग रही होती है। तो जब मैं कोई चीज खरीदता हूँ तो वो इन्वेंट्री है। वो इन्वेंट्री इसीलिए मैं आपको इंट्रो में पढ़ाता हूँ कि जी इन्वेंट्री जो है वो क्या है? आपका एसेट है। ठीक है, परचेजेज आपका एसेट है। वो एक्सपेंस कब होती हैं? जब वो बिक जाती हैं, जब वो कंज्यूम हो जाती हैं। तो जितनी भी कॉस्ट शुरू हो जाएगी कि यार ये पैसे लगे, ये लगे, ये लगे, ये लगे, ये लगे, ये लगे, तो ये सारी मिलके कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बनेगी। अब कौन से पैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का हिस्सा बनेंगे? और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बेसिकली एक इन्वेंट्री कॉस्ट होगी और वो मेरा एसेट होती है। जो कॉस्ट इंक्रीमेंटल कॉस्ट होगी, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट ना लूं फिर भी मेरी कॉस्ट लगेगी, तो ऐसी कॉस्ट को हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं कहते। ठीक है, ओके। द इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ओके, द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ पेइंग a contract are those costs that would not have been incurred if the contract had not been obtained। सीधी बात, क्लियर होगी। कॉस्ट टू ऑब्टेन ए कॉन्ट्रैक्ट, अब आ गया दूसरा कंपोनेंट। ये क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग ए कॉन्ट्रैक्ट। अब दूसरी बात आ गई, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट वुड हैव बीन इनकर्ड regardless of whether the contract was obtained or expensed as incurred unless कहता है cost to obtain a contract that would have been incurred regardless of whether the contract obtained or expensed as incurred। हाँ, कहते जी ऐसी कॉस्ट जो इस चीज से कतई नजर होनी है कि जी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हुई है या नहीं हुई, वो हमारा एक्सपेंस होती है। ठीक है, कॉस्ट टू ऑब्टेन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट वुड हैव बीन इनकर्ड रिगार्डलेस वेदर द कॉन्ट्रैक्ट वाज ऑब्टेन्ड और आर एक्सपेंस। ये और नहीं है, और है, आर एक्सपेंस्ड एज इनकर्ड। कहते हैं जी कॉन्ट्रैक्ट मिले ना मिले वो कॉस्ट होनी ही होनी है। तो ऐसी कॉस्ट जो है वो एसेट नहीं होती, वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट नहीं होती, वो बेसिकली क्या है? वो आपका एक्सपेंस होती है। देखें, एक टर्म बोल रहे हैं हम एसेट, एक बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ही एसेट को, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जितनी लगती जाती है, इन्वेंट्री बिल्टअप होती जाती है, तो वो दरअसल मेरा एसेट ही होती है। ठीक है, अनलेस दे कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर रिगार्डलेस ऑफ वेदर कॉन्ट्रैक्ट इज ऑब्टेन्ड। हाँ, ता वक्ते के, कहता है उन्हें हमने एक्सपेंस का भी शो नहीं करना। देखें, मसलन मैं किसी क्लाइंट के लिए काम करता हूं, ठीक है, इसकी एक एग्जांपल बना लेते हैं। मेरे ऑफिस में ना अभी नया फर्नीचर बन रहा है, तो वो जो फर्नीचर वाला आया उसको मैंने ये कहा कि यार मुझे
ये इस साइज का, ये उसकी मेजरमेंट होनी चाहिए, ये उसमें ऐसे ड्रॉर होना चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए, ये वो सारा बताया, इधर स्टील होना चाहिए, ये वो सब कुछ मैंने उससे बताया। और मुझे इसका सैंपल बना के बताओ। अगर तुम सैंपल बनाओगे और वो पास हम कर देंगे और उसकी कॉस्ट हमें एक्सेप्टेबल होगी तो हम आपसे ये टेबल बनवाएंगे। अब उसने इसके ऊपर काम करना है। अब ये IFRS में अप्लाई करने लगा हूं आजम के रेफरेंस से। आजम कारपेंटर जो है, जो फर्नीचर बना रहा है, ठीक है। अब उसके दो तरह के रिसोर्सेज यूज होंगे इसके अंदर। एक वो जो मटेरियल है, और मटेरियल भी मैंने ऐसा लगवाया जो रूटीन की चीजें नहीं है, ठीक है। कोरियान है, ये वो स्पेशलाइज्ड मटेरियल है, वो उसे खरीदना पड़ेगा, उसके पास नहीं है वो। दूसरा रिसोर्स है उसकी लेबर। लेबर उसके बंदे हैं, वो उसके पास सैलरी पे काम करते हैं कुछ उसके डिजाइनर्स। अब उन डिजाइनर की जो सैलरी है वो एक्सपेंस है। पहली बात ये कही, क्यों कि मैं उसे कॉन्ट्रैक्ट देता हूं फर्नीचर का, नहीं देता वो एक्सपेंस है, ठीक है। वो एसेट नहीं है, क्योंकि वो तो, ये कॉन्ट्रैक्ट ना भी होता वो पैसे लगने, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड वो जो मटेरियल है वो क्या है, वो एसेट की कॉस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से लग रही है। वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से लग रही है, लिहाजा वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है। अब अगर मैं उसके साथ ये तय करता हूं कि यार आजम, अगर ये टेबल मुझे पसंद नहीं आएगा, मेरा एक टेबल का तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, अगर ये मुझे पसंद नहीं आएगा तो मैं ये नहीं रखूंगा, लेकिन जो तुम्हारे बंदों की सैलरी इसके ऊपर लगी हुई है, मटेरियल के पैसे मैंने नहीं देने, जो सैलरी लगी है तुम्हारे बंदों की, तुमने कहा जी इतने मेरे बंदे इतने दिन काम करेंगे, वो मैं डिसबर्स करूंगा। तो फिर क्या होगा, फिर वो एक्सपेंस नहीं करेंगे। ये लिखा हुआ, ये वाली सेंटेंस जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, अनलेस दे कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर, अगर वो मेरे से रिकवरेबल है, अदरवाइज वो एक्सपेंस था। लेकिन अगर ये तय हो गया एक एग्रीमेंट, एक टेबल के एग्रीमेंट के अंदर, कि मैं उसके बंदों की सैलरी दूंगा चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो या ना हो, तो फिर ये आजम के लिए ये भी क्या है, ये भी एसेट है, रिसीवेबल है, क्योंकि ये पैसे उसने मेरे से लेने। लेकिन अगर वो रिसीवेबल नहीं है और वो उसका कॉन्ट्रैक्ट करने या ना करने के ऊपर कॉस्ट डिपेंड नहीं कर रही, यानी सैलरी उसने बंदों को देनी ही देनी थी, वो काम करते उस टेबल पे या ना करते, तो वो क्या था, वो उसका एक्सपेंस था। लेकिन चूंकि मेरे साथ तय हो गया कि मैं वो पे करूंगा, लिहाजा अब वो एक्सपेंस नहीं रहेगा, वो उसका रिसीवेबल बन जाएगा। यही बात उसने ब्रैकेट में लिखी हुई है कि अनलेस दे कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर रिगार्डलेस ऑफ वेदर कॉन्ट्रैक्ट इज ऑब्टेन, कॉन्ट्रैक्ट मिले ना मिले वो मेरे से उसने चार्ज करनी है, ठीक है। तो वो क्या है, वो अल्टीमेटली अगले बंदे का एसेट है। अगर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एसेट है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा तो वो रिसीवेबल उसका एसेट है, कि उसने अपने बंदों की सैलरी मेरे से रिकवर करनी है। तो बात क्या तय हुई कि कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन करने की वो कॉस्ट जो कि कॉन्ट्रैक्ट होने या ना होने से उसका बिहेवियर चेंज होता होगा, वो वाली कॉस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है, अदरवाइज वो एक्सपेंस है, ता वक्त के वो एक्सपेंस जो है वो डिसबर्सेबल ना हो। आगे चलें, एग्जाम्पल देखें जरा। एक्स लिमिटेड विन द कम्पिटेटिव बिड टू प्रोवाइड कंसल्टिंग सर्विसेज टू अ न्यू कस्टमर। एक्स लिमिटेड ने एक बिड विन की है, बोली विन की है न्यू सर्विसेज देने के लिए। एक्स लिमिटेड इनकर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट टू ऑब्टेन द कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 1, कमीशन टू सेल एम्प्लॉय फॉर विनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। जो हमारे सेल डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय था उसको हमने कमीशन दिया 10,000। एक्सटर्नल लीगल फी फॉर ड्यू डिलीजेंस। ड्यू डिलीजेंस का मतलब होता है कि जब हमको काम लेने लगते हैं तो हम अपने वकील को कहते हैं यार ये जरा चेक कर लो, इनके साथ काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसने ड्यू डिलीजेंस की, उसको 15,000 दिया। ट्रेवल कॉस्ट टू डिलीवर द प्रपोजल। जो प्रपोजल भेजी, जो बंदा प्रपोजल लेके इस्लामाबाद गया, मुल्तान गया, जहां भी गया, वो 25,000। टोटल कॉस्ट इनकर्ड, ये आ गई 50,000। ये सारी की सारी जो कॉस्ट है ये कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। ये उसने उसी को सिर्फ एग्जाम्पलीफाई किया है, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट।
ठीक है, 50,000। अब हमने ये बताना है इनमें कौन सी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट और कौन सा उसका एक्सपेंस है। अच्छा, कहता है ये कमीशन टू सेल एम्प्लॉय जो है ये उसकी सैलरी से हट के हमने उसे देना है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट विन हो जाएगा तो हम उसे देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। इसका मतलब है इस कॉन्ट्रैक्ट पे इवन यहां तक के अप्लाई करने, अगर करते हैं तो ये देना पड़ेगा, नहीं करते तो नहीं देना पड़ेगा। लिहाजा ये डिफरेंशियल कॉस्ट है, ये रेलेवेंट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट ही है। लिहाजा वो कहता है द कमीशन टू सेल एम्प्लॉय इज एन इंक्रीमेंटल टू ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड शुड बी कैपिटलाइज्ड एज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जब हम कहते हैं तो बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट, ये वो जो इन्वेंट्री की कॉस्ट होती है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट एसेट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल लीगल फी एंड द ट्रेवलिंग कॉस्ट आर नॉट इंक्रीमेंटल टू ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज दे हैव बीन इनकर्ड रिगार्डलेस ऑफ वेदर एक्स लिमिटेड ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। ठीक है, कहता है कि ये वाली जो कॉस्ट है आर नॉट इंक्रीमेंटल, ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तब भी ये हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट ना मिला तब भी ये हो गई। क्या चीज देखनी है कि कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट मिलने के साथ जुड़ी हुई है। बात समझे मेरी? ये सेल कमीशन तब दूंगा जब कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। इसका मतलब ये वाला जो लीगल फी है, ड्यू डिलिजेंस करवाई, ये तो पे करनी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्ट मिले या ना मिले। लिहाजा ये नॉन रेलेवेंट कॉस्ट। इसी तरह ये जो बंदा गया इस्लामाबाद, गाड़ी करा के रात वहां होटल में रहा, ठीक है, उसका हमने खर्चा बेयर किया उस प्रपोजल वाले का, फोटो स्टेट कराई, ये वो सारा कुछ। ये जो कॉस्ट है ये भी क्या है, ये भी नॉन रेलेवेंट है, ये भी नॉन रेलेवेंट है। ये क्या है, ये रेलेवेंट है। ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है, ये कॉस्ट है। ये एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है। हाँ, फर्ज कर लें उन्होंने कहा कि जी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट विन नहीं करेंगे तो हम आपका जो ड्यू डिलिजेंस फी है हम आपको वापस करेंगे, जहां हमने सबमिट किया वो कह रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर ये 15,000 जो है ये एक्सपेंस नहीं है, फिर ये रिसीवेबल है, क्योंकि ये डिसबर्स करना है, ये वापस लेने हैं पैसे। ठीक है, तो किस चीज के साथ देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो ये कॉस्ट होगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा तो ये कॉस्ट नहीं होगी। कॉन्ट्रैक्ट के मिलने या ना मिलने के ऊपर डिसीजन और तयन करना है कि कौन सी कॉस्ट रेलेवेंट है, कौन सी रेलेवेंट नहीं है। आगे चले, पीछे जरा जाना। An entity may recognize the incremental cost of obtaining a contract as an expense when incurred if the amortization period of the asset that the entity otherwise would have recognized is 1 year or less। ठीक है, कि अगर आपको वो पैसे जो है 1 साल से ज्यादा अरसा में वापस आने हैं तो वो आपका रिसीवेबल हो जाएगा। ठीक है, वो ओवर द ईयर अमोर्टाइज होके आपको आएंगे, और अगर उसी वक्त आ जाएंगे तो फिर हम अल्टीमेटली उसको क्या करेंगे, एसेट बुक करके, और बाद में जब पैसे आएंगे तो उसे नील कर देंगे। लिखा हुआ ना, एन एंटी may recognize the incremental cost of obtaining a contract as an expense when incurred if the amortization period of the asset that the entity otherwise would have recognized is 1 year or less। कि अगर वो एसेट, अगर हम उसे एसेट के तौर पर ट्रीट करते तो वो 1 साल या उससे ज्यादा होता तो फिर हम उसको उसकी अमोर्टाइजेशन हमें करनी पड़ती। लेकिन अगर वो फौरी तौर पर हम कहते हैं कि जी वो पैसे हमें नहीं मिलने तो हम उसे एक्सपेंस ट्रीट कर देंगे। आगे चलना है, कॉस्ट टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट इनकर्ड इन, अब ये दूसरा कंपोनेंट आ गया। 2 कंपोनेंट थे ना, एक था कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट और कॉस्ट ऑफ फुलफिल। उसका ताल्लुक कॉस्ट लेने की हद तक था, ये जो कॉस्ट लेने के अंदर जो कॉस्ट लगती है। लीगल कॉस्ट की हम बात करते हैं, ये जो किक बैक कमीशन कमीशन देते हैं उनकी हम बात नहीं कर रहे। इनलीगल कमीशन, लीगल कमीशन दे सकते हैं, हमने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आ गया, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, अब आपने उसे फुलफिल करना है। फुलफिल का मतलब है उसे परफॉर्म करना है। उसके लिए अगर सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट है तो बंदे चाहिए होंगे, कंप्यूटर चाहिए होंगे, ठीक है, उनको सैलरी देंगे, वो कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर कोई ऐसा चीज का कॉन्ट्रैक्ट आपने किया जिसमें मटेरियल रिक्वायर्ड है तो वो जो मटेरियल की कॉस्ट है वो क्या है, वो कॉस्ट ऑफ फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट है। कॉस्ट इनकर्ड इन फुलफिलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट माइट बी विद इन द स्कोप ऑफ अनदर स्टैंडर्ड, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे इन्वेंट्री है,
इन्वेंट्री के अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है सप्लाई का, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है वो IFRS 15 डिफाइन नहीं करेगी, वो IS2 डिफाइन करेगा। IS2 के मुताबिक कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री जो है हम उसे कंपाइल करेंगे। तो इसीलिए इसी तरह कुछ और स्टैंडर्ड हैं, लाइक IS16 है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट उस स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाई जाएगी, ठीक है। IS38 है, इनटेंजिबल एसेट। तो कहता है जी ये मुमकिन है, ये तीनों स्टैंडर्ड ही हमारे सिलेबस में, और आपको पता है कि हर स्टैंडर्ड, यहाँ जब हमने इन्वेंट्री पढ़ा था इंट्रो में, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आज खोल के देखिएगा। फिर हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड पढ़ा, तो उसके अंदर कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर बात हुई। इनटेंजिबल हमने मेरा ख्याल यहाँ पढ़े हैं, पढ़ा ना भी इंटेंजिबल? नहीं, इनके सिलेबस में नहीं है, FR2 में है, सॉरी वो था इम्पेयरमेंट था, मैं इंटेंजिबल समझना, वो 36 है ना? हाँ सॉरी, ये 38 है। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है इंटेंजिबल एसेट, तो लिहाजा उसकी हमें, लेकिन ये बात हमें समझ आ गई कि वो ये कहना चाह रहा है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट उनके रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स में बताई गई है कि उनकी कॉस्ट क्या होती है। उनके अलावा बाकी कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट इस IFRS के मुताबिक, इस स्टैंडर्ड के मुताबिक लेके चलनी है। इफ दिस इज नॉट द केस, कहता है अगर IS2, IS16, IS38 या इनके अलावा, ये फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है, कुछ और स्टैंडर्ड भी हैं, कुछ और लाइक बायोलॉजिकल एसेट का एक स्टैंडर्ड है, उसकी कॉस्टिंग का एक अपना तरीकाकार है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी उसका एक अपना तरीकाकार है, ठीक है। तो एसोसिएट, इन्वेस्टमेंट एसोसिएट, तो उसके अलावा अगर कोई अगर स्पेशल स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता, तो फिर कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये वाले एलिमेंट शामिल होंगे। कौन कौन से? नंबर 1, द कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट ओनली इफ दे मीट ऑल ऑफ दी, क्या लिखा हुआ है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, इनमें से एक कंडीशन भी मीट ना होती हुई तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के क्राइटेरिया को वाली कॉस्ट मीट नहीं करेगी। वो एक्सपेंस हो सकता है, ठीक है, वो कुछ और चीज रिसीवेबल हो सकता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट नहीं होगी, ठीक है। द कॉस्ट रिलेट डायरेक्टली टू ए कॉन्ट्रैक्ट or to an anticipated contract that the entity can specifically identify. Directly related cost to a contract or an anticipated contract. सर इसका क्या मतलब है? एंटीसिपेटेड कॉन्ट्रैक्ट से मुराद ये है कि हम एंटीसिपेट कर रहे हों कि हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, बाज का तभी हुआ नहीं होता, तो उसके ऊपर कॉस्ट इनकर होना शुरू हो जाती है, ठीक है। हम कहते हैं चलो यार ये करके देखते हैं, शायद हमें कौन, तो वो वाली जो कॉस्ट है जो कि एक्चुअल उसके ऊपर लग रही है या एंटीसिपेटेडली उसके ऊपर लग रही है, वो क्या है? वो हमारी डायरेक्टली रिलेटेड कॉस्ट होगी, ठीक है। ओके, the cost generate and or enhance resource of the entity that will be used in satisfying performance obligation in the future. ऐसी कॉस्ट जो मेरे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के अलावा लगे और मेरे रिसोर्सेज की कैपेसिटी बढ़े, ऐसी कॉस्ट जो क्या करे? जनरेट और एनहेंस रिसोर्सेज ऑफ द एंट्री के रिसोर्सेज जो है उन्हें एनहेंस कर रही हो, दैट विल बी यूज्ड इन सेटिस्फाइंग, जो कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, मसलन मुझे कोई एडिशनल मशीन चाहिए, या मैं कहता हूँ नहीं मेरे पास एग्जिस्टिंग मशीन है, उसके अंदर ये मोटर लगेगी, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो वो काम आ सकती है, तो वो क्या है? उस मोटर का लगना जो है वो क्या है? वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट है, ठीक है, क्योंकि वो ऐसी कॉस्ट है रिलेट डायरेक्टली, वो ऐसी कॉस्ट है जनरेट और एनहेंस रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी दैट विल बी यूज्ड इन सेटिस्फाइंग द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ठीक है, और इन कंटिन्यूइंग टू सेटिस्फाई। अगर वो वन टाइम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है, ओवर द टाइम है, तो फिर ऐसे लिखा जा रहा है इन कंटिन्यूइंग टू सेटिस्फाई, और अगर वन टाइम है तो इन सेटिस्फाइंग, ठीक है। तो वो वाली जो कॉस्ट होगी वो भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है, कॉस्ट टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट है। द कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड, वो वाली कॉस्ट जिनको कि हम समझते हैं कि वो रिकवर हो जाएंगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। मसलन आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं अपने कस्टमर के लिए, और आपको ये लगता है कि जो चीज़ आप बना रहे हैं उसकी आपने पेमेंट लेनी है, तो ये क्या है? ऐसी कॉस्ट है जो रिकवर हो जानी है, इसको इस सेंस में देखें। लेकिन अगर आप चीज़ बना रहे थे
और जैसे मैंने अभी उसे टेबल बनाने के लिए दिया है, उसके अंदर कुछ ऐसा उससे कुछ चीज होगी जिसे उसे जाया करना पड़ा कि यार ये चीज नहीं, मैं एंटिसिपेट नहीं करता कि मुझे काम मिलेगा, ये कॉस्ट वो वाली कॉस्ट नहीं है। तो वो क्या है, वो उसकी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट नहीं है। लेकिन अगर उसे ये सर्टन हो कि यार ये मेरे से गलत काम भी हुआ है लेकिन मुझे ये वापस पैसे मिल जाएंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है। या जो वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पैसे लगा रहा है और वो ये कह रहा है मुझे सेल प्राइस में ये रिकवर हो जाएगा, वो भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है। द कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड, उनकी रिकवरी एक्सपेक्टेड हो। ऐसी कॉस्ट भले वो ये कंडीशन मीट कर रही हो, ये कंडीशन मीट कर रही हो, लेकिन अगर उनकी एक्सपेक्टेड रिकवरी नहीं होगी तो उन्हें हम कॉन्ट्रैक्ट टू फुलफिल द कॉस्ट टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। आगे चलो। कॉस्ट डेट रिलेट डायरेक्टली टू कॉन्ट्रैक्ट माइट इंक्लूड, वो कहता है जी ये कॉस्ट कौन कौन सी हो सकती है। डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट मटेरियल, सिंपल चीज है। एलोकेशन ऑफ कॉस्ट डेट रिलेट डायरेक्टली टू द कॉन्ट्रैक्ट और टू कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी, ठीक है। मतलब हमने कोई रिसोर्सेज लगाए हैं, उनकी कुछ कॉस्ट जो है ये एलोकेट हो सकती है। मतलब मेरा एक सुपरवाइजर है, वो मैं 3 जगह पुल बना रहा हूँ, ब्रिज बना रहा हूँ, वो तीनों का इंस्पेक्टर है, तो उसका उसकी सैलरी का वो वाला हिस्सा और वो इन कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही उसे लिया गया है, इसलिए वो रेलेवेंट कॉस्ट है। पहले बात तो ये होगी। अब वो तीनों पे काम कर रहा है, वो 5 दिन एक के काम करता है और 12 दिन दूसरे पे काम करता है, ठीक है। तो इसका मतलब है एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उसकी सैलरी का 5 दिन का पोर्शन आना चाहिए, बाकियों पे 12 दिन का। तो ऐसी कॉस्ट को जिन्हें हम एलोकेट करना होता है। कॉस्ट डेट आर एक्सप्लिसिटली चार्ज टू द कस्टमर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। कस्टमर कहता है जी ये मेरे जो आपने चीज बना के देनी है ना, इसके अंदर ये खास किस्म की आपने ना ये जो है ना वो मार्बल लगाना है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं था, लेकिन वो चूंकि रिकवरी आपने उससे करनी है, लिहाजा वो भी क्या है, एक्सप्लिसिटली चार्जेबल टू कस्टमर है, लिहाजा वो भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है। अदर कॉस्ट डेट आर इनकर्ड ओनली बिकॉज एन एंट्री एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट। और इसके अलावा डायरेक्टली रिलेटेड कॉस्ट जो हैं, जो कि एंट्री चूंकि एक काम कर रही है इस वजह से, लाइक पेमेंट टू सब कॉन्ट्रैक्टर, मतलब आगे आपने बिल्डिंग किसी को दी, उसने आगे दे दी, तो वो जो सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेगा वो बेसिकली उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही है जो आपने उसे दिया हुआ है, लिहाजा जो उसका मेन कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वो कॉस्ट बन जाएगी। द फॉलोइंग कॉस्ट मस्ट बी रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस। ये वो पूछ सकता है आपको, उसने डिफरेंट कॉस्ट दी हुई हैं, उनमें से कुछ एक्सपेंस हो और कुछ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हो, और वो आपसे पूछे भाई बताएं कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी है और कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंस कितना है, ठीक है, ये सवाल आ सकता है। जनरल एंड एडमिन कॉस्ट मैंने आपको बता दी बात ये वाली, अनलेस दोज कॉस्ट आर एक्सप्लिसिटली चार्जेबल टू कस्टमर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, जैसे मैंने आदम की एग्जांपल दी कि उसके वो एम्प्लॉई हैं, वो उसका कोई फैक्ट्री का मैनेजर है, वो सुपरविजन कर रहा है, उसकी सैलरी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट नहीं है। लेकिन अगर उसका मेरे साथ ये प्रॉमिस है, मैंने उससे ये कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ कि भाई मैं इसकी सैलरी तुम्हें जरूर दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट मिले ना मिले, तो फिर वो वाली कॉस्ट जो है वो क्या है, वो अनलेस दोज कॉस्ट आर एक्सप्लिसिटली चार्जेबल टू दी कस्टमर बन जाएंगे। तो फिर वो क्या है, फिर वो अल्टीमेटली हमारी उसे क्या कहना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट नहीं है, बल्कि वो क्या है, एक्सपेंस है। लेकिन अगर वो चार्जेबल फ्रॉम द कस्टमर है फिर वो रिसीवेबल है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है, फिर वो एक्सपेंस नहीं है। कॉस्ट ऑफ वेस्टेड मटेरियल लेबर एंड अदर्स, ठीक है, जो वेस्ट है टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट दैट वर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो वेस्ट है मटेरियल की, तो जो कि प्राइस के अंदर शामिल नहीं है। सम टाइम हम प्राइस के अंदर एक वे जब प्राइस बनाते हैं ना, तो उसके अंदर एक वेस्ट का कंपोनेंट क्लाइंट को बताते हैं कि भाई इतनी वेस्ट भी होनी है इसके अंदर, लिहाजा मेरी कीमत इतनी इतनी होगी। तो फिर वो अगर बताया जाए और वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का हिस्सा बने, तो फिर वो ऐसे ही वेस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है। और अगर वो रिकवरेबल ना हो, वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का हिस्सा ना हो, तो फिर वो क्या है, वो एक्सपेंस है। कॉस्ट डेट रिलेट टू सेटिस्फाइड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ठीक है, सेटिस्फाइड और पार्शियली सेटिस्फाइड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट डेट रिलेट टू पास्ट परफॉर्मेंसेस, कॉस्ट डेट रिलेट टू सेटिस्फाइड परफॉर्मेंस, सॉरी सेटिस्फाइड लिखा हुआ है, सेटिस्फाइड मीन जो काम हम पहले कर चुके हैं, ठीक है।
जो काम हम पहले कर चुके हैं, गारंटी जैसे होती है, वारंटी जैसे होती है, ठीक है। तो उसके ऊपर अगर जो मेरे पैसे लगेंगे वो क्या है, वो मेरा एक्सपेंस है। वो जब मैं किसी से कोई चीज़ लेके आता हूँ, घर में एक पंप लगा है, उसने बताया कि जी इतने का और उसकी वारंटी थी 1 महीने की, वो प्रॉब्लम हो गया, मैंने वापस कर दिया, उन्होंने रिपेयर करके वो भिजवा दिया। अब उसकी रिपेयर के ऊपर उनके पैसे लगे हैं, वो वाली जो रिपेयर कॉस्ट है वो उनका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट नहीं है, वो उनका क्या है, एक्सपेंस है। ये इसकी बात हो रही है, स्टैंडर्ड की वर्डिंग है, लिहाजा थोड़ा सा डेप्थ में जाके पढ़नी पड़ेगी। कॉस्ट डेट रिलेट टू सेटिस्फाइड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ठीक है, और पार्शली सेटिस्फाइड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, मुकम्मल तौर पर हम ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर चुके हों या उसका कुछ हिस्सा उन्हें कुछ हिस्सा दे चुके हुए हों, ठीक है, इन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, लाइक कॉस्ट डेट रिलेट टू पास्ट परफॉर्मेंस, उसने फिर उसको और वाजे कर दिया, तो वो क्या है, वो हमारी रिलेटेड कॉस्ट नहीं होंगी। आगे चलें, अमोर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट। अब जाहिर है ये जो कॉस्ट है इसने चार्ज होना है टू दी कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। चार्ज कैसे होना है, इन द पैटर्न ऑफ डिलीवरी ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, कि जिस पैटर्न में हम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डिलीवर करेंगे उसी पैटर्न में इसने क्या होना है, इसने चार्ज होना है। और वो जो चार्ज ऑफ कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट या कॉन्ट्रैक्ट एसेट है टू प्रॉफिट एंड लॉस, उसे हम अमोर्टाइजेशन कहते हैं। एंड सम टाइम आपकी लगी हुई कॉस्ट जिस एसेट के ऊपर लगी हुई है वो इम्पेयर भी हो जाता है, ठीक है, यानी उसकी वैल्यू उतनी नहीं रहती जितनी आपने कॉस्ट लगाई हुई है, लिहाजा उसे हम इम्पेयरमेंट ऑफ कॉस्ट भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कह देते हैं, ठीक है। तो अब हम ये डिस्कस करने लगे हैं कि किस तरह कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जिसे हम एसेट कह रहे हैं उसे हमने एक्सपेंस आउट करना है, अमोर्टाइज करके करना है या एट वन टाइम करना है। An asset for contract cost recognized in accordance with standard must be amortized on systematic basis. वो systematic basis क्या है, consistent with transfer to the customer of the goods or services to which asset relate, यानी अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आप किस तरह से सेटिस्फाई कर रहे हैं उसके पैटर्न में आपने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट वाला जो एसेट है उसे क्या करना है, एक्सपेंस आउट करना है, उसे अमोर्टाइज करना है, उसे एक्सपेंस बनाना है। The amortization must be updated to reflect a significant change in entity's expected timing of transfer to the customer of the goods or services to which the asset relate, ठीक है, यही बात हमने की है कि amortization must be updated, उसे अपडेट करना चाहिए कि जो आप उससे रिफ्लेक्शन आनी चाहिए किस चीज की, जो आपका पैटर्न ऑफ डिलीवरी ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है उसका। एंड इम्पेयरमेंट लॉस मस्ट बी रिकॉग्नाइज, तो इम्पेयरमेंट लॉस कब रिकॉग्नाइज करना है, यार ये बिल्कुल ऐसे ही है, ये वाली जो बात है कि अगर आपने एक चीज के ऊपर 500 मिलियन खर्च कर दिया, अब उसका अगर आपने अभी आपके हिसाब से वो सब्सटेंशियल कॉस्ट इनकर हो गई है, वो टोटल उसकी कॉस्ट होगी 600 मिलियन, लेकिन आपने 500 मिलियन लगा दी है। अब वो ये कह रहा है कि जितना परसेंट आप उसके कॉन्ट्रैक्ट को डिलीवर करते जाएंगे उतने परसेंट ये जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट वाला एसेट है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एसेट है, इसको एक्सपेंस में भी तो ट्रांसफर करना है। अगर 25% कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हो गया है तो टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी, 500 ये है, एक्सपेक्टेड 100 है, 600 का 25% जो है वो आप एक्सपेंस कर देंगे, अमोर्टाइज कर देंगे, और बाकी जो है वो आपका एसेट वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है, ये बात हो रही है। अब आ जाते हैं इम्पेयरमेंट के ऊपर। एंड अब ये जो मैंने चीज बना ली 500 मिलियन की, ये इसके अंदर कोई इम्पेयरमेंट भी हो सकती है, ठीक है, उसको कैसे हैंडल करना है। एंड इम्पेयरमेंट लॉस मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस टू द एक्सटेंट दैट कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट रिकॉग्नाइज्ड एक्सीड, ये वही फार्मूला है जो कि हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की इम्पेयरमेंट के ऊपर लगाया था। कहता है जी अगर उसकी जो रिकॉग्नाइज्ड मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट, कि जो कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट है जो बुक्स में आ रही है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एसेट की 500 मिलियन, अगर वो बढ़ जाए किससे, द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द कंसिडरेशन दैट द एंट्री एक्सपेक्ट टू रिसीव इन एक्सचेंज फॉर गुड्स और सर्विसेज टू विच द एसेट रिलेट्स, लेस उसमें से क्या करना है। फर्ज करें ये मैंने उनको प्रोडक्ट जो थी वो ट्रांसफर करनी शुरू कर दी, 1 साल की 2 साल की, मोर्टाइजेशन मैं उसकी कॉस्ट की एक्सपेंस में करता रहा, अब आखिरी साल आ गया तो मेरे पास 50 मिलियन
कि जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट पड़ी हुई। जरा तवज्जो रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एसेट जो है वो मेरे पास कितने का है 50, ये उसकी कैरिंग वैल्यू, ठीक है, ये उसकी कैरिंग वैल्यू है। अब वो ये कह रहा है कि मैं इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करूंगा अगर ये अमाउंट ज्यादा होगी, किससे, दो चीजों से, इसमें से ये चीज माइनस करेंगे, ये जो रिजल्ट आएगा अगर ये 50 मिलियन जितना उससे ज्यादा होगा इस रिजल्ट से, उतना हम क्या करेंगे, उतना हम इंपेयरमेंट बुक करेंगे, ठीक है। अब वो दो चीजें क्या है, पहली चीज द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, कहता है जितने पैसे अभी मैंने वापस लेने हैं, ठीक है, दैट एंटी एक्सपेक्ट टू रिसीव इन एक्सचेंज फॉर द गुड्स, कि जी मुझे अभी 40 मिलियन मिलेगा भाई, सिर्फ बाकी रह गया, ठीक है, इसमें से लेस करना है, क्या लेस करना है, लेस करने के बाद वो जो रिमाइंडर आएगा वो कम होगा और कैरिंग वैल्यूज जितनी ज्यादा होगी वो जो डिफरेंस है आपने उसे इंपेयरमेंट ट्रीट करना है। किस चीज को लेस करके रिमाइंडर निकालना है, कहते हैं द कॉस्ट दैट रिलेट डायरेक्टली टू प्रोवाइड दोज गुड्स और सर्विसेज एंड दैट हैव नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस, कि उसके लिए आपको और कॉस्ट कितनी लगानी पड़ेगी और उसे आप एक्सपेंस ऑलरेडी ट्रीट नहीं कर चुके, ठीक है, द कॉस्ट दैट रिलेट डायरेक्टली टू प्रोवाइड दोज गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, यानी ये जो मैंने 40 मिलियन लेने हैं इनको इनको डिलीवर करने के लिए, इनको सॉरी रिसीव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे और कॉस्ट लगानी पड़ेगी और मैं उसे ऑलरेडी एक्सपेंस आउट नहीं कर चुका। मैं कहता हूँ जी फर्ज करें मुझे ये 5 मिलियन की कॉस्ट और लगानी पड़ेगी, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचा 35। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, दैट विल बी 15, इस 15 को मैं इंपेयरमेंट के तौर पर रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है कि सर, इसको हम क्या करेंगे, इस 15 को हम इंपेयरमेंट के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। वो कवा सफेद हुआ कि नहीं अभी, वो कवा सफेद हुआ कि नहीं अभी, अच्छा अच्छा जी, व्हेन द इंपेयरमेंट कंडीशन नो लॉन्गर एग्जिस्ट, जब कहता है जी इंपेयरमेंट वाली वो कंडीशन एग्जिस्ट ना रहे, मीन ये चीज रिवर्स हो जाए, लाइक इसका रिजल्ट जो है वो 60 मिलियन हो जाए, ठीक है, यानी ये दोनों कंडीशन रिवर्स हो जाएं या इनमें से एक ऐसे रिवर्स हो जाए कि वो जो अमाउंट है वो उससे ज्यादा ना रहे, तो क्या करेंगे, और हैव इम्प्रूव्ड, और हैव इम्प्रूव्ड यानी सिचुएशन में बेहतरी आ गई, हमारी कॉस्ट कम लगनी है या रेवेन्यू हमें ज्यादा मिलना है, a reversal of the impairment loss is recognized, this will reinstate the asset, क्या करेंगे, पहले हमने एंट्री क्या की थी, ये कैरिंग वैल्यू वाला एसेट यानी जो कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थी उसे हमने क्रेडिट किया था और प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया था। अब क्या करेंगे, जब ये रिवर्सल होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसे क्रेडिट करके कैरिंग वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो है उसे डेबिट कर देंगे। वो जो इम्पेयरमेंट का इम्पैक्ट था जितना हमें खत्म रिवर्स करना था, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा वो रिवर्स हो जाएगा, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा कितना रिवर्स हो सकता है जितनी हमने इम्पेयरमेंट की होगी, ठीक है, शायद यहाँ लिखा भी हो, बट द इंक्रीज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट must not exceed the amount that would have been determined net of amortization if no impairment loss has been recognized previously, ठीक है, कि वो उस 50 मिलियन से जो है उससे ज्यादा अगर मैं उसके बाद कोई अमोर्टाइजेशन कर चुका हूं तो वो माइनस कर दूंगा, ये लिखा ना नेट ऑफ अमोर्टाइजेशन, यानी ये हो गया अगले साल इसमें से मैंने 10 मिलियन और अमोर्टाइज एक्सपेंस कर दिया, उसका कुछ रेवेन्यू आ गया, ठीक है, उसके बाद फिर हमने उस साल फिर हमने इम्पेयरमेंट चेक लगाया तो इम्पेयरमेंट चेक उधर कैरिंग वैल्यू 40 आ रही है, इधर जब मैंने वो इम्पेयरमेंट चेक लगाया तो वैल्यू 45 आ रही थी, तो कितनी इम्पेयरमेंट रिवर्स हो सकती है, 5 की अभी हो सकती है क्योंकि मैंने 15 की इम्पेयरमेंट जो है वो की थी, ठीक है, लेकिन अगर वो 30 आ रहा है, 25 ज्यादा वैल्यू बन गई है, मतलब फर्ज करें इधर 40 रह गया और यहाँ पर वो फर्ज कर लें 20 आ गया, तो मैं उसमें से 15 की रिवर्सल कर सकता हूँ, 5 की नहीं कर सकता, यानी जितना इंपेयरमेंट रीगेन हो जाएगा, जो इंपेयरमेंट हमने की हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जितनी रीगेन हो जाएगी वो इक्वल टू इंपेयरमेंट वो रिवर्स हो सकती है, उससे ज्यादा रिवर्स नहीं हो, ये एक जनरल प्रिंसिपल है जो कि इन्वेंट्री के राइट डाउन में भी अप्लाई होता है, जो कि इंपेयरमेंट वाले स्टैंडर्ड में भी अप्लाई होता है, जो कि यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। आगे चले,
ये एग्जांपल देख लें और बात क्लियर हो जाएगी। X Limited wins the 5-year contract to provide a service to the customer. The contract contains a single performance obligation satisfied over time. 5 साल का है ना, तो इसलिए ओवर टाइम है। X Limited recognizes revenue on time basis. वो टाइम के हिसाब से जो साल गुजरता है उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं। बेसिस रेवेन्यू की कोई बतानी है ना, पीछे जो पड़ी है कि जी वो सर्वे मेथड है, वो टाइम बेसिस हैं, वो प्रपोश वो क्या कहते हैं स्टेजेस वाला मेथड है, कोई भी इस तरह से हो सकता है। कहते हैं कॉस्ट टू डेट कितनी हमारी लगी है 10,000, ठीक है। एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट कितनी है 18,000, टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी है 28,000। एंड कॉस्ट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड इन P&L ऑन द सेम बेसिस एज दैट यूज्ड टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू। अगर मैं इसको टाइम बेसिस पे कर रहा हूँ रेवेन्यू को कि जी मैंने 5 सालों में इक्वल रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, तो मेरी कॉस्ट जो है वो भी डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगी। तो उधर से इक्वल रेवेन्यू आता जाएगा, इधर से इक्वल जो है वो कॉस्ट हम चार्ज करते जाएंगे। कॉस्ट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस on the same basis as that used to recognize revenue. X Limited recognizes revenue on the time basis, therefore 1/5 of the total expected cost should be recognized. इतना मैं क्या करूंगा पर एनम जो है। अब इसको वो कहते हैं अपडेट करना। क्यों भला? ये तो आफ्टर फर्स्ट ईयर एस्टिमेट था, ठीक है। अब अगले साल क्या होगा? अगले साल आपकी कॉस्ट टू डेट कुछ और कॉस्ट लग चुकी हुई ना, 10,000 ये पहले साल में लगी, अगले साल में मुमकिन है हमने कहा जी 15,000 और लग गई है, तो कॉस्ट टू डेट होगी 25,000 और एस्टिमेटेड हम कॉस्ट कहते हैं कि जी हमारी 5,000 लगेगी, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 30,000। अब वो कह रहा है कि दूसरे साल जो आप इसकी रिकग्निशन करेंगे वो आप इसको डिवाइडेड बाय 5 करेंगे और उस उतनी अमाउंट जो है वो आपने इसमें से आपने पहले क्या करना है, जो रिकग्नाइज हो चुकी वो माइनस कर देंगे। कितनी रिकग्नाइज हो चुकी है पिछले साल? ये 5,600। ये जो बाकी बचेगी इसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे और ये वाली अमाउंट जो है इसे हम क्या करेंगे रिकग्नाइज कर देंगे। कितनी अमाउंट आ रही है? ये 30,000 में से 5600 माइनस करें जी, 30,000 में से 5600 माइनस करो ना यार, अभी 24,400, 24,400 इसको डिवाइडेड बाय 4 किया, ठीक है 6,100। अब देखें इस साल ये बनी थी 5600, इस साल ये बनी थी 6100। उसने पीछे लिखा है ना कि उसको हमने अपडेट करते रहना है, ठीक है। तो इस तरह होगा, ये ज़ाहिर है मेरा एस्टिमेट रिवाइज हो गया, विद द पैसेज ऑफ टाइम एस्टिमेट जो है वो रिफाइन हो जाते हैं। आगे चलिए, इसी तरह ये एक और एग्जांपल है। X Limited wins a 5-year contract to provide a service to the customer. Contract is renewable. हाँ, contract is renewable for subsequent 1 year period. ठीक है, यानी ये 6 साल का हो सकता है। The average customer term is 7 year. ठीक है, इसका मतलब है कस्टमर आमतौर पर हमसे 5 साल का एग्रीमेंट करते हैं, लेकिन वो 2 साल और रिन्यू कर लेते हैं। इसका मतलब ये है एवरेज कस्टमर टर्म इज 7 ईयर। 5 साल का किया, फिर साल एक्सटेंड, फिर साल एक्सटेंड। ओके, द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम। एक्स लिमिटेड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ऑन टाइम बेसिस। ये वो आपको बताएगा कि किस बेसिस पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। कॉस्ट इनकर्ड बाय द एंड ऑफ द ईयर 1 कितना है जी? ये 10,000, 18,000, 28,000, ठीक है। अब वो कहता है कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस। अब हमने चूंकि हमारी एवरेज टर्म 7 ईयर है, तो 7 ईयर के हिसाब से इसको एक्सपेंस आउट करना है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट उतनी ही रही है, तो उसको मैं जो एवरेज टर्म है कि ये कॉन्ट्रैक्ट 7 साल तक चलेगा, हमारी एक्सपेक्टेशन ये है, तो कॉस्ट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द सेम बेसिस एज टाइम यूज्ड फॉर रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू को अगर मैं 5 ईयर्स के ऊपर लेके जाऊंगा, तो 7 ईयर्स के ऊपर, तो फिर क्या होगा, मेरी कॉस्ट भी 7 ईयर के साथ एक्सपेंस हो जाएगी। X Limited recognize revenue on time basis. The asset relates to the services transferred to the customer during the contract of 5 years, and X Limited anticipate that contract will be renewed for subsequent 1 year period. 2 subsequent 1 year period, एक साल फिर एक साल। तो क्या कहता है जी, टोटल कॉस्ट कितनी करेंगे? यार ये ऐसे है कि मैंने कोई कंप्यूटर लिए, कोई इक्विपमेंट लिए, जो 5 साल वाला कॉन्ट्रैक्ट था, उस पर मैंने सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी। उन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए मुझे ये कैमरा चाहिए, ये प्रोजेक्टर चाहिए, ये इंटरेक्टिव बोर्ड चाहिए, ठीक है। अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 5 साल का, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये 7 साल तक जो है ये एक साल 2 साल की एक्सटेंशन लेगा कस्टमर, मेरे से सर्विसेज लेता रहे। अब चीजें तो यही इस्तेमाल होनी है, ठीक है। तो मैं
चूंकि मेरा रेवेन्यू भी मैं उसको 7 ईयर्स के ऊपर प्रोजेक्ट करके चल रहा हूँ, तो मैं इसकी जो कॉस्ट है वो अगले 2 सालों का रेवेन्यू उसी वक्त कंफर्म होना है। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये आमतौर पर 2 ईयर एक्सटेंड हो जाता है। लिहाजा ये जो मेरा 28,000 कैमरे पे इस चीज पे लगा है, ये क्या है, ये मजीद तो कोई कॉस्ट आनी नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर यही सिर्फ कॉस्ट है तो वो 7 ईयर्स के ऊपर चली जाएगी। लेकिन अगले साल और रिफाइन हो जाएगा एस्टिमेट, इधर कुछ एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी, ये एस्टिमेटेड चेंज हो जाएगी, ये आ जाएगा, जो रिकॉग्नाइज कर चुके हैं वो माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय 6 कर लेंगे, एंड सो ऑन। हर साल इसको हम क्या करेंगे, अपडेट करते रहेंगे। आगे चलो जी। आप लोगों ने करना ये है जी, एक तो ये तीनों, ये पिछली एग्जांपल वो भी देखनी है, ये वाली एग्जांपल भी घर से आपने अटेम्प्ट करनी है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आगे चलें। इसमें वो जो है वो परसेंटेज बेसिस के ऊपर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करता है कि जी पहले साल में 60% रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है, ये वो बताएगा। मैंने कहा जैसे ये देखिए, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एसेट्स आर 60% कंप्लीट, इसका मतलब मुझे 60% रेवेन्यू ट्रीट करना है और मैंने कॉस्ट का भी 60% ले लेना है, मैं इसका 60% ले लूंगा, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। आगे चलो जी। ओके, यहां तक रहते हैं मेरा ख्याल, ठीक है ना, क्योंकि आगे प्रेजेंटेशन की बात शुरू हो गई है, तो वो रिसीवेबल, रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट एसेट, वो चीजें थोड़ी सी आ जाएंगी। तो बस जी, आपने आज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के ऊपर आज हमारी मेजर बात हुई है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या होती है, फुलफिलिंग द कॉस्ट और ऑब्टेनिंग कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट, और फिर कॉस्ट को अमोर्टाइज कैसे करना है। डिफरेंट बेसिस हैं जो कि रेवेन्यू की बेसिस से मैच होंगी, क्योंकि वही पैटर्न पैटर्न जिस पैटर्न में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डिलीवर करनी, उसी पैटर्न में कॉस्ट को अमोर्टाइज यानी एक्सपेंस आउट करना है। और ऐसी कॉस्ट जो कि हमें इम्पेयर हो जाए हमारी, उनकी इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करनी है, और इम्पेयरमेंट की हमने रिवर्सल भी करनी है। इसको अच्छी तरह तैयार कीजिएगा, कल हम इसकी प्रेजेंटेशन के ऊपर आएंगे। थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें हैं, ताकि जब हम यहाँ आए तो हमें पता चलना चाहिए कि पीछे हम क्या पढ़ के आए हैं। जी, हैंड रेज हुआ है जी, कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकते हैं आप लोग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही सर? हाँ भाई आ रही है, आपका सलाम का जवाब नहीं दिया सर, ये कनेक्शन प्रॉब्लम था तो इस वजह से काइंडली सर आज वो लेक्चर अपलोड हो सकता है? लेक्चर अपलोड करने की पता नहीं कोई पॉलिसी है या नहीं है, हैं? कनेक्शन प्रॉब्लम क्या रहा जी, कनेक्शन प्रॉब्लम है। कल वाला कर दिया था, आज वाला भी कोशिश करके कर देंगे, लेकिन ये तुम्हारा कनेक्शन सही होना चाहिए। चलो जी, आतिफ नईम क्या कह रहा है जी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने पहले एक पूछना था एक प्रैक्टिकल सिनेरियो में कि मेरा किसी एंटिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि जनाब अगले 6 महीनों के साथ में आपने मुझे जो चीज़ प्रोवाइड करनी है ना, वो जो आज रेट तय हो गया है, आगे रेट जो भी हो आपने उसी हिसाब से मुझे प्रोवाइड करनी है। तो आगे हो ये होता है कि रेट जो है ना वो चीज़ का बढ़ जाता है, तो उस क्या इस सूरत में भी ये कंपनी जो है वो एंटिटी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड करेगी या क्या हिसाब है सर इस तरह की चीज़ का? यार रेवेन्यू तो वही रहना है, लेकिन कॉस्ट आपने जिस हिसाब से, अगर वो चीज महंगी खरीदी है तो उस हिसाब से लिखा नहीं, कॉस्ट टू डेट प्लस एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट, वो ऐड करके तो जितनी कॉस्ट बनेगी उस साल में वो रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन रेवेन्यू आपने चूंकि कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है वो आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है सर, जरा पिछली एग्जांपल पे कीजिएगा। कौन सी एग्जांपल? इससे पीछे जो आपने अभी सॉल्व की है रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट की बात। पीछे चलो, हाँ जी, ये वाली ना, आगे 7 ईयर, ये वाली, ये 7 ईयर, ये तो 60% वाली है, ये वाली, हाँ सर जी, ये ये रिन्यूएबल। हाँ, ये रिन्यूएबल जो कॉन्ट्रैक्ट है ये मतलब हम कह सकते हैं 1 साल बाद टोटल मेरा, अगर उसके साथ 5 साल का साथ जितना भी ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर 5 साल बाद यानी कि उसको दोबारा मैंने हाँ चेंज करना है कॉन्ट्रैक्ट को, हाँ जी, नया कॉन्ट्रैक्ट हर साल बाद। हाँ, नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। पहला कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का ही है, लेकिन वो कह रहा है जी प्रैक्टिस ये है कि साल के लिए कस्टमर दोबारा एग्रीमेंट 2 दफा कर ले। तो यानी कि मेरा जो जैसा IFRS 15 कहता है कि मैं इसमें वो एक बात बताता भी है कि जब मॉडिफिकेशन होगी स्कोप या प्राइस के हिसाब से, ना ये वो मॉडिफिकेशन है, ना ये इसकी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सटेंशन है, ये नया कॉन्ट्रैक्ट होगा 5 साल बाद। कि ये शुरू में उन्होंने ये पॉलिसी रखी है कि हमने इस हिसाब से जनाब अपना नहीं भाई, शुरू में नहीं रखी, यही तो आपको बता रहा हूँ
वो ऑप्शन दे देते हैं, कस्टमर अगर अवेल कर ले तो ठीक है, नहीं तो 5 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन उनका एक्सपीरियंस ये कहता है कि उनका वही सामान, वही चीजें उस कस्टमर को सर्व करने के लिए 7 साल तक यूज हो सकती हैं, और हमारा ख्याल है कि कस्टमर 2 साल की और एक्सटेंशन ले लेगा। लिहाजा मेरी वही कॉस्ट जो 5 साल में स्प्रेड होनी चाहिए वो अब 7 साल में होनी चाहिए। ठीक है सर। थैंक यू।